कर देती है, एग्जॉस्ट, कि मतलब हम लोग जैसे अब सब आप लोग कोई वर्किंग होगा, कोई कुछ होगा, बट आप फिर भी सब छोड़ के प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट? जैसे अगर जॉब के बाद भी करते हो तो लोग सीरीज देखते हैं, हैंग आउट करते हैं, बट हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, क्यों? क्योंकि पढ़ना जरूरी है। तो इस टाइम है ना, डिमोरलाइज बहुत हो जाते हैं बच्चे, कि करे नहीं करे, क्योंकि हम अपने साथ वालों को देख देख रहे होते हैं, कोई कहीं पहुंच गया है, कोई कुछ कर रहा है, कोई फॉरेन जा रहा है, एक्सेट्रा। इट्स वेरी नॉर्मल। तो अगर ऐसा कभी दिमाग में ख्याल आए और कभी पढ़ने का मन नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, किसी दिन। जरूरी नहीं, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि डेली 4 से 5 घंटे पढ़ना। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि डेली थोड़ा बहुत पढ़ना, कुछ कुछ पढ़ना। कभी कभी ऐसा होता है कि 6 घंटे की सिटिंग हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि 1 घंटे की भी नहीं हो पाती है। तो इसमें कुछ वो करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, घबराने की जरूरत नहीं है। होता होगा शायद आप लोगों से। यस मैम, तो इट्स कभी वेरी कभी यूट्यूब ज्यादा हो बिल्कुल, जाता है। मेन तो रील्स। टाइम कंज्यूमिंग का बहुत दिक्कत हो जाता है। किसका दिक्कत हो जाता है? कंटिन्यूटी का? वही तो, कंटिन्यूटी का दिक्कत हो जाता है। फिर टाइमिंग प्रॉपर जो, ठीक है, क्लास भी चलता है तो क्लास के दौरान कुछ कुछ जैसे कि ड्यूटी शेड्यूल आ जाता है तो उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है। फिर उसको रिकैप करने के लिए फिर नेक्स्ट डे को वेट करना पड़ता है। नेक्स्ट डे में दूसरा क्लास भी ओवर ड्यू हो जाता है, तो इसमें थोड़ा सा कंटिन्यूटी मतलब डिसकंटिन्यूटी हो जाता है। देखो, एक रूल बना लो कि जो भी आप क्लास कर रहे हो, जहां से भी आप क्लास कर रहे हो, जिस भी इंस्टीट्यूट से अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो, चाहे लाइव या रिकॉर्डिंग, आपको क्लास का टॉपिक कवर जरूर करना है। ठीक ठीक है है। ना? वो आपको पढ़ना ही है, अदरवाइज वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप क्लास अटेंड करके कुछ नहीं है, हम ऐसा लगता है कि बस वीडियो देख रहे हैं या रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। क्लास में जो पढ़ाते हैं उसको जरूर करना है, चाहे जो हो जाए। मतलब चाहे एक दिन ठीक है, आज मन नहीं कर रहा, डिले हो गया तो कल कर लेना, बट उसको विद इन 2 डेज तो कर ही लेना है, विद इन 2-3 डेज। ऐसा है, नहीं तो वो बैकलॉग जो है वो पाइलअप होता रहेगा, और फिर आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी और बहुत ज्यादा घबराहट होने लगेगी कि हमारा कोर्स ही नहीं कवर हो रहा है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप लोगों के कई बार थॉट्स भी आते होंगे कि होगा नहीं होगा, ये थॉट्स भी आता होगा ना, कि सिलेक्शन हाँ हो। यस बिल्कुल मैम। आता है। हाँ तो और मैम ये तब आता है जब, मैम ये तब आता है जब कुछ ऐसे टीचर को देखता हूँ, जैसे आपको देखा, कुछ और ऐसे टीचर होते हैं जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, उनसे भी नहीं हो पाता। अरे ऐसा नहीं है, आप मतलब अब ठीक है। अब देख अब यस मैम, अब देखता हूँ तो लगता है कि जब इनसे नहीं हो पाया तो अपनी क्या औकात है। नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं सोचना, ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना। सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, हो सकता है कि मेरी कैपेसिटी वैसी नहीं हो जैसा आपकी पढ़ने की हो। मतलब यू नेवर नो ना। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में सिबलिंग्स है कोई, आपने 10th पास करी, 93-94 आपके आ गए, लेट्स से 80-90-90% तक आ गए, अगर सीबीएसई में हो ना, अच्छा परसेंटेज माने गए। लेकिन अब जब आप उस टाइम पे अपनी क्लास में पीछे थे, बट अब जब आप आगे आए हो तब अपने छोटे भाई बहनों को तो पढ़ा सकते हो ना, तो आपके छोटे भाई बहन भी तो ये सोचते होंगे कि भैया की जब 90% आया, टॉप नहीं किया, तो हमारी क्या है। लेकिन आप तो उनको पढ़ा ही सकते हो ना अभी, एट प्रेजेंट 10th 11th वालों को, अपने ब्रदर सिस्टर को। ये बात समझ रहे हो? तो ये सिमिलर है, मैं भी आप लोगों जैसे ही थी वहां जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी। मेरे को भी बहुत चीज मैंने इसीलिए आपको पहले दिन भी बोला था, और मैंने यूट्यूब पे भी अपने वीडियो में डाल रखा है, कि हम टॉपर्स से तो वो सीखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, बट जो एग्जाम जिनका क्लियर नहीं हुआ, जो मेरे जैसे लोग हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, तो आप मेरी गलतियों से ये सीख सकते हो कि क्या नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत मिस्टेक्स करी होंगी, तभी तो लिस्ट में नाम नहीं था। अगर मिस्टेक्स नहीं करी होती तो डेफिनेटली होता ही, कुछ ना कुछ तो अलग किया ही होगा ना टॉपर्स ने, कुछ तो डेफिनेटली अलग किया होगा, तभी तो इतने लाख में से सिर्फ इतनी सीट्स में से वो लोग चुने गए हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि एक हार्डवर्क का तो रोल होता ही होता है जो भी आप करते हो, प्लस बहुत बड़ा फैक्टर लक का जरूर होता है। और बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका उस दिन का दिन कैसा है, उस दिन आपका माइंडसेट कैसा है, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर एग्जाम में, मैंने जैसे आपको मैंने एक वीडियो पे डाल रखा है ओएमआर शीट कैसे भरते हैं, जैसे एग्जाम्स में क्या क्या मिस्टेक्स होती है प्रीलिम्स में। जब आप लोग अभी एमसीक्यू यस सॉल्व मैम। करेंगे ना, तो मैं आपको एकदम रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ओएमआर शीट पे आंसर्स गोले भरने की कोशिश किया कीजिए, जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करें ना, बड़े बड़े पेपर्स फुल लेंथ वाले जब करने लगोगे आगे आके, मॉक टेस्ट दोगे।
उनको OMR शीट पे किया करना, क्योंकि पता है क्या होता है, जब हम प्रेशर में करते हैं ना तो हमसे बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं। जैसे हम प्रेशर में जब कैलकुलेशन करते हैं, हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स आती थी ना मैथमेटिक्स में, स्कूल में, कॉलेज में, कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, तो क्योंकि हम प्रेशर में होते हैं। तो सिमिलरली जब हम प्रीलिम्स में दे रहे हैं तो बहुत प्रेशर होता है, तो हमारा क्या होता है ना कि A की जगह B भर देते हैं, या 31 का कभी आंसर 32 में भर देते हैं, और फिर बाद में रियलाइज होता है शिट ये क्या कर दिया। वो बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, तो मतलब ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है, बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक है, इनफैक्ट मैंने भी बहुत बार करी है। मतलब वो दैट इज अ डिफरेंट कि मेरा कभी प्रीलिम्स निकल गया, बट बहुत मिस्टेक होती है कि OMR शीट में हम मैं गलत भर के आ जाती थी, मुझे लगता था मैंने कचरा कर दिया, लेकिन ठीक है वो कट ऑफ पार हो जाती थी मेरी। तो बट ये मिस्टेक्स हैं जो बहुत कॉमन होती है प्रेशर में। हम नोट नहीं पढ़ते, करेक्ट नहीं पढ़ते, नीचे जब लिखा होता है स्टेटमेंट नहीं ठीक से पढ़ते कि क्या दिया हुआ है, तो ये हम थोड़ा है, ये चीजें हैं। तो ये इसलिए होती है क्योंकि मतलब हमारा माइंड सेट कैसे काम कर रहा है उस दिन पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे अंकित अभी आप अविरल अभी एग्जाम दे के आए ना, यूपी का अभी एग्जाम दे के आए होंगे आप, यस मैम, यूपीपीएससी का। तो देखा होगा ना कि काफी चीजें गलत हो जाती हैं। मैम एक क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि ऊपर की जगह नीचे, मतलब 24 का 23rd में हो गया और 23rd का 24th में हो गया। थी उसके जब चक्कर में हाँ, 4 नंबर का लॉस हो गया। तो आप देखो प्रिपरेशन आप करके नहीं गए थे यूपी की, जस्ट ऐसे ही गए थे, जस्ट फॉर द गिविंग एग्जाम, या राइट? यस मैम। फिर भी ये यस देखो मैम। आपसे मिस्टेक हो गई। यूपीएससी की तो आप साल भर से प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने अपनी एनर्जी लगाई है, अपना टाइम लगाया है, अपने पैसे लगाया है, सब कुछ लगाया है, इमोशंस लगाया है इसके अंदर, तो आप बिल्कुल एक्सपेक्टेशन करोगे उस चीज से कि आपका सिलेक्शन तब हो। तो प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है उस टाइम पे। मेंस का प्रेशर भी मैं आपको बताऊंगी, प्रीलिम्स पे ये प्रेशर होता है, मेंस पे ये प्रेशर होता है पेपर खत्म करने के लिए। तो हमारे दिमाग में ना थॉट भी नहीं आते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि दिमाग में ओवरफ्लो ऑफ थॉट हो जाता है, बट हमको लैंग्वेज में लिख नहीं पाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि प्रायोरिटाइज कैसे करें पॉइंट्स को। तो इसीलिए ये आंसर राइटिंग होती है। आप लोग को लग रहा है ना कि आंसर राइटिंग का क्या फायदा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, हम क्यों करें, कैसे करें। आंसर राइटिंग का ये फायदा है कि आप प्रीलिम्स के बाद आप लोगों के पास बहुत सारा पढ़ाई करने को होगा। एक तो जीएस के 4 सिलेबस, जेएस के 4 पेपर होंगे, ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे, ये तो होंगे ही 6, उसके बाद एक ऐसे भी होगा, 7 पेपर होंगे आप लोगों के टोटल, जो आप लोगों को प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, और उसका सिलेबस भी बहुत ज्यादा होता है अगर आप सिलेबस देखो तो यूपीएससी का। तो हम नहीं लिखते हैं तब, हम सिर्फ पढ़ने में लगे रहते हैं तब। इसलिए अभी से प्रैक्टिस करो, ताकि आप लोगों के थॉट्स जो आपको पता चले कि किस तरीके से सिंक में आना है, थॉट को किस तरीके से लिखना है, प्रायोरिटाइज कैसे करना है पॉइंट्स को। दैट इज इम्पोर्टेंट। मैम मैम इसमें मेरा मेन क्वेश्चन इशू ये। था। हाँ जी। मैम जैसे कि अभी जो ये शेड्यूल चल रहा है, जो भी पढ़ाई का शेड्यूल चल रहा है, तो इनको का अटेम्प्ट के लिए योर वॉइस अभी your voice is हाँ when your voice is breaking. I'm not able to understand what you're asking. हाँ, जैसे कि मैं 24 का अटेम्प्ट कर रहा हूँ मैम, तो अभी जीएस का जितना पेपर है उसको कवर अप करने के लिए जितना टाइम लग रहा है, उसके बाद मुझे लग रहा है कि सीसैट को कवर कर उसकी क्या। मुझे सिर्फ इतना समझ आया कि जीएस के पेपर है, उसको जितना टाइम लग रहा है पढ़ने में उतना आगे नहीं समझ आ रहा। ओके, नो प्रॉब्लम भुवन। अब मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बताती हूँ। मैम मैं कह रहा था कि मेन प्रॉब्लम इसमें प्रीलिम्स में ये है कि जो हम लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो कंप्यूटर पे हो रहा है, तो उसमें हम लोग मार्क अनमार्क और दोबारा से चेंज कर सकते हैं ऑप्शंस। पर जैसे पेपर जो होता है वो शायद ओएमआर पे होता है, शायद तो नहीं, इस वजह से 100%। मैम 100%, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में चेंज हो जाए, क्योंकि जेई में भी हो गया था चेंज। मैंने जब दिया था तब कंप्यूटर आ गया था। तो आने वाले टाइम में होएगा, बट अभी तो नहीं ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया ना, आपको देना तो ओएमआर में ही हाँ, होगा। तो मैम वही है, वो प्रैक्टिस कर कंप्यूटर पे रहे देना ओएमआर पे, तो वो थोड़ा सा अभी मिसमैच हो रहा है, मैंने ऐसा ये मतलब मेरे को लगता है। मैंने इस पे वीडियो बनाया था, और मैंने यही मेंशन किया था कि हमारी ना इशू पता है क्या है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। टेक्नोलॉजी जो आ गई है ना, हम उसके इतना अकस्टम हो गए। जैसे आप लोगों के पास मोस्ट किसी के पास आईपैड होंगे, तो आप लोग नोट्स देखते होंगे आईपैड पे बनाते होंगे या कंप्यूटर पे बनाते होंगे। मैं जब प्रिपरेशन करती थी
तब भी बहुत लोग बनाते थे, बट ये इतना इतना मतलब फ्रीक्वेंट नहीं होता था, इतना कॉमन नहीं था, बट अब बहुत कॉमन हो गया। लोग आईपैड पे यूज करते हैं पेंसिल, आईपैड पे और पेंसिल, और कंप्यूटर पे नोट बनाते हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है कि ये एग्जाम है ना, ट्रेडिशनल चीजें मांगता है अभी तक तो शायद। अगर आप देखो पेपर OMR पे करना होगा, 9 पेपर्स लिखने होते हैं आपको, 7 पेपर्स मान लो वैसे लिखने होते हैं प्रॉपर तरीके से बैठ के, पेज और पेन पे, समझ रहे हो आप? तो इसमें मतलब पेन की यस मैम। हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि हम जब आईपैड पे लिखते हैं ना, तो हमारी जो पेंसिल की स्पीड काफी फास्ट होती है तब, और हम बार बार रबड़ से निकाल के रब भी करते रहते हैं उसको। लेकिन हम पेज और पेन पे नहीं कर सकते हैं, ये रब नहीं कर सकते बार बार, उसको कट पीट हो जाती है तो गंदा लगता है। तो इसलिए जब भी आप आंसर भी, जैसे बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि आप लोग आंसर भी सबमिट करते हो ना, उस पे सबमिट कर रहे हो, तो इससे आपके, आप देखना आपकी प्रैक्टिस बनेगी, आप लोग थोड़ा टाइम बाद खुद रियलाइज करोगे कि इट इज गुड प्रैक्टिस। क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम मेरे कई दोस्तों के साथ भी देखी है, आईपैड पे नोट्स बनाते थे, अभी जो पिछली बार मेंस लिखने गए थे तो उनसे क्वेश्चंस भी नहीं हो रहे थे, वो बार बार उनका हाथ लेफ्ट साइड राइट साइड पे जा रहा था रबर का वो टैब ढूंढने के लिए, या ऊपर जा रहा था रबड़ के लिए, रब करने के लिए। तो बहुत मुश्किल होती है ऐसे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो ना तो। सिमिलरली प्रीलिम्स में भी अगर आप कंप्यूटराइज टेस्ट दे रहे हो ना, तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी, जैसे आप लोगों ने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी हो, तो उस टेस्ट सीरीज का पेपर तो आप लोगों को मिलता ही होगा ना, अगर कोई टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी ज्वाइन करके रखी है, उसका प्रिंट आउट निकलवा लो। जब इतने पैसे खर्च किए हैं तो प्रिंट आउट निकलवा लो, एक पेपर्स के प्रिंट आउट निकलवा के मैम ओएमआर शीट खरीद लो, और ओएमआर शीट की फोटोकॉपी करवा लो, और फिर उसको ब्लैक पेन से भर के करो, और गद्दे गद्दे पे बैठ के पेपर में सॉल्व किया करो, टेबल कुर्सी पे बैठ के किया करो सॉल्व, बिना एसी के, क्योंकि स्कूल में एसी नहीं होता है। ओके मैम, वही अभी तो वो जो स्टडी आईक्यू के वीकली टेस्ट होते हैं वही देख रहा था मैं, उसमें तो शायद प्रिंट आउट का ऑप्शन है नहीं क्वेश्चंस को प्रिंट करने का, पर ट्राई करूंगा मैं, ये OMR वाली चीज मैं कर सकता हूँ। अरे बिल्कुल आप और ओएमआर पे करो, वो आप खुद रियलाइज करोगे। घर पे बैठ के जब इतने अपने कंफर्टेबल क्लोथ में बिना किसी प्रेशर के करते हैं ना, तब भी मिस्टेक होती है। तो आप ये सोचो प्रेशर में तो डेफिनेटली मिस्टेक होती है, क्योंकि एक तो सेंटर आता है दूर, गर्मी में जाओ भी अगले अगले टाइम भी एग्जाम मई में ही है, इट्स सो हॉट। मतलब जो भी नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, आप उस साइड में रह रहे हैं, उनको पता हो कितनी गंदी गर्मी होती है यहाँ तो मतलब बहुत दिक्कत होती है। तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा ना ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए जो कि आप लोगों का एग्जाम फ्रेंडली हो, समझ रहे हो ना थोड़ा। अभी कर लो रात को पढ़ाई, जो भी बहुत लोग करते हैं रात को पढ़ाई, जब एग्जाम आए तो अपनी स्लीप साइकिल भी थोड़ा इंप्रूव कर लेना, क्योंकि एग्जाम दोपहर में होता है ना, 9:30 से 11:30, और फिर 2:30 से 4:30। तो आप लोग अगर सुबह नहीं, सुबह सोओगे तो माइंड भी उस तरीके से हमारा कस्टम हो जाता है। तो बेसिकली आप मैम लोगों को ये इम्प्रूव करना पड़ेगा इस तरीके से। यस। मैम मैम जैसे जो करंट अफेयर्स वाला है वो मैं कंप्यूटर पे बनाता हूँ, और जो डेली क्लास वाला है वो मैं पेन पेपर से बनाता हूँ, तो ये ठीक है मतलब? क्योंकि करंट अफेयर्स में क्या है कि सेम टॉपिक पे अपडेट होता रहता है, तो मैं उसी में ऐड कर देता हूँ, जैसे कोई सिमिलर टॉपिक है, इसमें कोई बाकी जो है। प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक होता है ना कि पूरे ही कंप्यूटर पे सब कुछ बनाना, तो उसमें आपकी प्रैक्टिस छूट जाती है हाथ लिखने की, मेरा पॉइंट ये है। बट अगर आप पूरा अगर कंप्यूटर पे नहीं कर रहे हो तो ऐसे तो थोड़ा बहुत तो चलता ही, ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स तो आप बार बार थोड़ा ना बनाओगे, उसमें ऐड ऑन करते रहोगे जो भी नया आएगा, तो दैट इज फाइन। ओके मैम। हम्म। और कोई डाउट है? अनुभव, यू आर न्यू, यू अटेंडिंग दिस टाइम फॉर सेशन फर्स्ट टाइम, राइट? हाँ जी मैम। ओके, सो हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन मैम। ओके। बेसिकली मैं स्टडी आईक्यू पीटीआई बैच 2024 के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ, और अभी मार्च 25 से उसका जो बेसिकली क्लासेस चल रही हैं। मेरा सिर्फ एक क्वेरी थी मैम, जो मतलब बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट ही होती है कि पेपर अटेम्प्ट करना, मतलब मेरी राइटिंग स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अभी बेसिकली मैं जब ग्रेजुएशन के पेपर दे रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ 3 घंटे में 2800 से 3000 शब्द जो बेसिकली, और यूपीएससी में 4000 शब्द तो लिखने ही है आपको अटेम्प्ट करने के लिए पूरे पेपर। तो मतलब क्या एक इनिशियल स्टेज पर कैसे तैयारी कर सकती है, इसमें हैंड राइटिंग भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, साथ ही साथ अच्छे पॉइंट्स भी आप लिख पाओ और पेपर टाइमली खत्म भी कर पाओ, तो मतलब अगर आप कुछ सजेशन इस पर दे पाओ तो।
इसीलिए तो ये सेशन कराती हूँ मैं आंसर राइटिंग पे, रोज इसीलिए तो आंसर दे रही होती हूँ कि आप उसकी प्रैक्टिस करो। कॉलेज के एग्जाम से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते यूपीएससी को, पहली बात तो, क्योंकि कॉलेज के एग्जाम में आपको भी पता है हम कुछ भी लिखते हैं, प्रोफेसर थोड़े फ्रेंडली होते हैं, या ठीक है आप पास तो हो ही जाते हैं, उस टाइप का सिस्टम होता है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, लेकिन यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। तो यहाँ पे आपको क्वालिटी भी देना है, टाइमली डेफिनेटली इम्प्रूव करना है, और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस तो डेफिनेटली अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका हो पाएगा इसके अंदर, मतलब आगे सही से। तो इसमें यही है कि आप अगर स्टार्ट करना चाह रहे हो तो ऑल दी, आई थिंक ये सब लोग 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट दे आर क्वाइट रेगुलर। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। आंसर राइटिंग मैं दूंगी, आप मेरे को आंसर सबमिट करना, देन आई विल वैल्यूएट एंड वी विल डिस्कस कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जनरल पॉइंट्स जो भी है। तो आप लोगों की इससे ना, इससे आपकी इम्प्रूव हो जाएगी आंसर राइटिंग। आप खुद भी देख पाओगे कि एक क्वेश्चन को पूरा करने में आपको कितना टाइम लग रहा है। श्योर मैम। या ठीक है, तो कल हम ऐसे करते हैं, है ना। मैं ऐसे का थोड़ा बताती हूँ कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए ऐसे के लिए, और कैसे आप शुरू कर सकते हो थोड़ा आप लोगों के लिए। आप लोग है ना बहुत घबरा जाते हो, मैंने एथिक्स शुरू किया, एथिक्स देने लगी तो बच्चे बोलने लगे मैम हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि एथिक्स हमने शुरू नहीं किया है, पढ़ा नहीं है। बहुत पता नहीं क्यों घबरा जाते हो, पढ़ाई तो करनी है ना, किसी की भी करो, मतलब उसको लिखना तो है ही। अब लिखोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आप क्या कर पा रहे हो क्या नहीं। खैर छोड़ो, मैं कल ऐसे कराती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों का थोड़ा मैम हेल्प। मैम मेरा डाउट था। हाँ जी। हाँ मैम मेरा डाउट था ये कि अभी तो जीएस का चल रहा है और उसके साथ में आंसर राइटिंग चल रहा है, सी सेट को कैसे टाइम दें सी से अब उसके देखो, लिए सी ओके, सी सेट देखो अभी बहुत ज्यादा हो रहा है सी सेट, क्यों? क्योंकि सी सेट मतलब क्वालिफाई करना भी बड़ा टास्क हो गया है। तो जब प्रीलिम्स आए ना, उससे 2-3 महीने पहले भी सब सी सेट शुरू कर देना, सी सेट शुरू कर देना। और अगर किसी का बिल्कुल ही आर्ट्स वाला बैकग्राउंड है, बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आती और बहुत खराब मैथ्स है, तो रिक्वेस्ट है अगर टाइम है तो आधे घंटे डेली सी सेट को दे दो मैथ्स के लिए, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग के लिए, अगर बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो। बट अगर लगता है ठीक ठाक है कमांड, तो एग्जाम से 2-3 महीने पहले पढ़ना शुरू कर सकते हो आप, क्योंकि सी सेट है, मतलब लेवल प्लेइंग है वो। बच्चों के बहुत बार ऐसा होता है जीएस में मार्क्स आते हैं पर सी सेट की वजह से रुक जाता है, तो प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता और फिर पूरा 1 साल का चक्कर निकलता है वापस। वही मैम इसमें ज्यादा टपर्स का वही दिक्कत होता है कि जीएस तो निकल जाता है मगर सी सेट में मार्क आ जाते हैं वो। हाँ बहुत लोग वही होते हैं। उनका सजेशन है कि मेन सी सेट में मेन फोकस रखना है कि मेनली ये है कि जैसे कि वो बोल रहे हैं कि आपका भी सजेशन ये था कि 2-3 महीने का था, तो 2-3 महीने में तो मुझे तो नहीं लग रहा कि कवर अप हो पाता होगा इतना। मैं वही बोल रही हूँ, जिन लोगों के मैथ्स ठीक ठाक है, जिनको थोड़ा कॉन्फिडेंस है, वो 2-3 महीने, बाकी जिनको बहुत ज्यादा डर है और लगता है, तो आप लोग अभी डेली आधे घंटे दे सकते हो अगर आप देना चाहो तो, अगर आपके पास टाइम है तो। क्योंकि आप उसको लाइटली ले ही नहीं सकते हो, सीसेट में 0.33 की वजह से भी लोगों का सिलेक्शन नहीं होता प्रीलिम्स में, क्वालिफाई नहीं करते प्रीलिम्स, और पूरा पूरा 1 साल का वेट करना पड़ता है अगले प्रीलिम्स के लिए। और मैं बहुत ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनका 2-3 साल से सीसैट की वजह से नहीं हो रहा जीएस में दे आर स्कोरिंग क्वाइट वेल, कट ऑफ के अबव ही जा रहा है उनका, बट उनका सीसैट नहीं हो रहा उनकी वजह से। तो सीसैट को आप नेग्लेक्ट मत करो। मेन तो क्वालिफाई सेक्शन वही है मैम, हाँ जी अगर वो बिल्कुल। उसको ना हो जाए फिर हाँ तो अगर पूरा आपको साल ज्यादा बेकार जाता है। ज्यादा डर लग रहा है तो कर दो शुरू, और थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है तो 2-3 महीने पहले आप शुरू कर सकते हो, 90 दिन में हो जाता है लगभग। मेरे को भी बहुत टेंशन होती थी सीसैट की वजह से, मैं तो कर लेती थी फिर इसीलिए, क्योंकि 2-3 महीने पहले आई यूज्ड टू गिव मॉक्स और पेपर सॉल्व करना, वो सब करना करती थी मैं, क्योंकि सीसैट की वजह से रुके ना पेपर, बहुत दर्द होता है फिर। ठीक है मैम, देखते हैं उसके हिसाब ठीक से। है। मेरा वही प्रोसेस जैसे कि मैथ का थोड़ा सा कमजोरी है, तो उसी हिसाब से मैथ का ही मुझे टाइम देना पड़ेगा, 1 आवर्स पर डे देखना पड़ेगा। देखो ये प्रिपरेशन टाइम तो मांगती है, मैं अब ये बिल्कुल नहीं कहूंगी, और मुझे नहीं पता है टॉपर्स का क्या है, मैं कमेंट ही नहीं करना चाहूंगी, पर कई बार झूठ इंफॉर्मेशन दी जाती है, फेक इंफॉर्मेशन दी जाती है जस्ट टू बिकम कूल, और ये कि अरे हमने तो पढ़ाई भी नहीं की फिर पे हमारा हो गया, ऐसा नहीं है। ये एग्जाम बहुत टाइम मांगता है। अगर आप देखोगे कि सिलेबस देखोगे या पूरा प्रोसेस देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं हो, नहीं टाइम, बिना टाइम नहीं है हमें याद नहीं रहती ये चीजें, और ना ही हम कर पा रहे होते हैं। तो एग्जाम टाइम तो डेफिनेटली मांगता है। जो लोग ये बोलते हैं कि हमने तो पढ़ाई भी नहीं की फिर भी हमारा सिलेक्शन हो गया,
तो प्लीज मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि डोंट ट्रस्ट, क्योंकि ऐसा नहीं होता। टाइम तो डेफिनेटली मांगता है ये एग्जाम, तो आपको टाइम तो निकालना ही पड़ेगा हर चीज के लिए, क्योंकि यहाँ पे चीजें भी तो बहुत है ना। प्रीलिम्स में जीएस और सीसैट, जीएस में भी कैसे अटेम्प्ट करना है कैसे नहीं, सब चीजें कट ऑफ के ऊपर। मेंस में भी 9 सब्जेक्ट है बट 7 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और मेंस में भी क्वालिफाइंग वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको भी थोड़ा थोड़ा टफ बनाते जा रहे हैं वो लोग। तो बहुत चीजें हैं, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। मैम इसमें मेन इशू मेरे को तो लग रहा है कि कोर्स आगे बढ़ता जा रहा है और पीछे का रिवीजन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 6 घंटे की तो क्लासेस होती हैं, उसके बाद थोड़ा ऑफिस में काम होता है, तो ऐसा होता है कि जो आज पढ़ा है वही रिवाइज करने में दिमाग खराब हो जाता है, मतलब टाइम नहीं मिल पाता है। तो जो पीछे का पढ़ा है, मतलब जैसे अब इंटरनल सिक्योरिटी चल रहा है, तो वही रिवाइज नहीं हो पाता और क्वालिटी तो फिर पीछे छूटता जाएगा। तो आपको इंटरनल सिक्योरिटी के साथ पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उस सब्जेक्ट को वैसे रिवाइज नहीं करना है बैठ के पूरा पोथा लेके। आपको जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, उस सब्जेक्ट के साथ पिछला जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं आपको, और अगर वो मेंस का सब्जेक्ट है तो उसके आंसर्स लिखने हैं। ऐसे रिविजन हो सकता है आपका। मैंने बताया भी था कि जैसे आपका ज्योग्राफी चल रहा है अगर अभी, और आपने पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है, तो ज्योग्राफी तो पढ़ ही रहे हो, साथ में पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करो डेली 20, ताकि आपको दिमाग में वो चलता रहे कि हाँ पॉलिटी से लिंक ना टूटे आप लोगों का। क्योंकि कभी ओके भी मैम। आप सिलेबस नहीं, और सिलेबस ट्रस्ट मी, सिलेबस कभी पूरा नहीं होता, चाहे आप कितने भी अटेम्प्ट दे दो। मैंने अपने पूरे अटेम्प्ट दे दिए, बट मेरा सिलेबस आज तक पूरा नहीं हुआ था। कभी पूरा नहीं होता है सिलेबस, क्योंकि कुछ ना कुछ डेफिनेटली एड ऑन होता ही रहता है। तो सिलेबस पूरा करने के चक्कर में मत जाओ, बट ये देखो कि थीम्स वाइज पढ़ा करो। पॉलिटी में थीम्स है, पार्लियामेंट कंप्लीट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी पार्ट है कंप्लीट, स्टेट गवर्नमेंट के कंप्लीट, लीगल वो लोकल गवर्नमेंट के कंप्लीट, लीगल या लीगल सिस्टम जुडिशरी कंप्लीट। तो ऐसे पढ़ा करो। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टिक, एक्स्ट्रा टिक, ऐसे प्रियम्बल टिक। तो इस तरीके से पढ़ा करो आप लोग, तो थीम वाइज जाओ। सिलेबस देखोगे तो सिलेबस तो कभी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ नया ऐड होता रहता है सिलेबस में। ओके मैम, समझ गए। तो इस तरीके से करो, मेहनत मेहनत करो यार। मैं तो यही बोलूंगी, देखो मेरा हुआ नहीं है सिलेक्शन, लेकिन मैं चाहती हूँ जो, अगर मैं किसी की मदद कर पा रही हूँ या जो मेरे साथ है उनका हो जाए तो अच्छा है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं तो मतलब क्या बोलूं मैं, क्योंकि मैं उस दर्द से गुजर चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि एग्जाम से मूव ऑन करना बहुत मुश्किल होता है जब नहीं होता तो। बट यू प्लीज वर्क हार्ड। उसके बाद रेस्ट आप भगवान जिसको भी मानते हो या डेस्टिनी उस पर छोड़ दो, क्योंकि जो होगा वही होगा। बट आपका काम है मेहनत करना। तो प्लीज मेहनत जरूर करो आप लोग, कम से कम आगे जाके फ्यूचर में रिग्रेट ना हो आप लोगों को कि हम उस टाइम पे मेहनत कर सकते थे। क्योंकि एक एज के बाद और एक टाइम अटेम्प्ट एग्जॉस्ट होने के बाद मेहनत भी नहीं हो पाती है, हमारा माइंडसेट काम नहीं करता जैसे हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में कर रहा होता है। तो आप लोग का जिनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट है या नहीं भी है ना, तो भी फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट, क्योंकि हम उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी और सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट भी अब तक का सबसे बेस्ट अटेम्प्ट था जो मैंने दिया, उतनी मेहनत मैंने कभी आगे नहीं करी। तो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा मेहनत करो। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और आप लोग का निकल जाए एग्जाम।